Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम्स डिस्कस किए थे इलेक्शन के कि एफपीटीपी कैसे होता है, और उसके बाद हमने राज्यसभा का भी इलेक्शन डिस्कस किया था कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है वो कैसे काम करता है ना। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो वो लेक्चर 2-3 बार देखिए तो समझ में आ जाएगा, है ना। आज हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया में हमने एफपीटीपी क्यों अडॉप्ट किया। मतलब जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, लोकसभा का इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है ना, जिसको मेजॉरिटी मिल जाती है वो जीत जाता है। तो हमने इंडिया में यही क्यों अडॉप्ट किया। हमने वो राज्यसभा वाला जो इलेक्शन है जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, वो हमने लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्यों नहीं किया। ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसके लिए हमने ये मेथड अडॉप्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, तो मेंस में आ सकता है, पूछ लेते हैं। थ्रो सम लाइट, व्हाई डिड इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये सब आ सकता है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है कि यार ये बहुत ही सिंपल मेथड है ना। जो एफपीटीपी सिस्टम है उसमें क्या होता है, आप जाते हो बस वोट दे के आ जाते हो, है ना। इसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि यार 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें पहला प्रेफरेंस किसको दें, दूसरा किसको दें, तीसरा किसको दें और चौथा किसको दें। इसमें दिमाग खर्चा होता है, समझ में आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है, आप गए वहाँ पे वोट दे के आ गए आप, है ना। तो ये बहुत ही एक तो बहुत सिंपल सिस्टम है। और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम जब ये सब सिस्टम डिसाइड हो रहा था कि इलेक्शन हम एडल्ट फ्रेंचाइजी जो एडल्ट सफरेज देंगे वो कैसे देंगे, तो उस टाइम इंडिया में इलिटरेसी बहुत था, इंडिया में पॉवर्टी बहुत था, किसी को कुछ पता नहीं था कि इलेक्शन होता कैसे है, क्या करना है, समझ में आ रहा है। तो इतनी इतना कम लिटरेसी रेट वाले कंट्री में आप इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दोगे कि प्रेफरेंस में वोट देना है, तो चल ही नहीं पाएगा सिस्टम, है ना। तो इसलिए बहुत ही सिंपल सिस्टम अडॉप्ट किया गया कि भाई आप बस आओ, वोट दो और निकल जाओ, बस इतना इतना काम है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि क्लियर चॉइस होती है, उनके पास क्लियर चॉइस होती है कि हमको 4 कैंडिडेट अगर है मेरे पास तो बस एक ही को सेलेक्ट करना है और एक ही को वोट दे दो, खत्म करो बात को। ठीक है, तो इसमें कोई प्रेफरेंस की बात नहीं आती है ना। तो एक ये चीज़ हो गई कि ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। ठीक है, एफपीटीपी ऑफर्स वोटर्स अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। अब इसमें क्या होता है, हमने देखा था ना कि एफपीटीपी में क्या होता है लोकसभा में कि आप कैंडिडेट को इलेक्ट करते हो, है ना, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप पार्टी को वोट देते हो। करेक्ट। तो जो जो बंदा जनरली खड़ा होता है ना, मान लो कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हो रहा है तो जनरली जो बंदा खड़ा होता है वो पॉपुलर होता है, और मतलब लोगों का लोगों को पता रहता है उसके बारे में, लोग उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं अगर कोई गलत चीज़ होती है, समझ में आ रहा है। मान लो कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्ट हो गया और काम नहीं हो रहा है, तो लोग किसके पास जाएंगे, वो उस बंदे के पास जाएंगे ना। तो अगर मान लो अगर ऐसे पार्टी को इलेक्ट कर रहे होते तो पार्टी के तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, किसके पास जाएंगे लोग, तो अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है। ठीक है, तो इसमें एक स्पेसिफिक रहता है, एक सिंपल रहता है कि आप कैंडिडेट को जाके वोट देते हो और उसी को आप अकाउंटेबल ठहराते हो, है ना। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप पार्टी को चूज़ करते हो। तो जब आप पार्टी को चूज़ करते हो तो आपको पता नहीं रहता यार कोई नहीं काम हुआ अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हम जाएँ किसके पास। ठीक है, पार्टी में तो बहुत लोग हैं, बीजेपी को अगर आपने वोट दे दिया, मान लो ऐसे इलेक्शन होता है कि भाई लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बीजेपी को वोट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे होता है तो आप मान लो सड़क टूटा हुआ है आपके घर के सामने का, तो आप किसके पास जाओगे, आप थोड़ी बीजेपी के पास चले जाओगे कि भाई नहीं मेरे सड़क बनाओ। आपको तो कोई बंदा चाहिए ना जो अकाउंटेबल हो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो वो बंदा कहाँ पे आता है, वो बंदा एफपीटीपी में आता है ना, क्योंकि आप कैंडिडेट को वोट करते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये हो गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इशू आया और एक अकाउंटेबिलिटी वाला इशू आया, है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इशू हो गया और एक अकाउंटेबिलिटी वाला इशू आ गया, समझ में आ गया। proportional representation may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of shared votes. Stability is compromised. क्या मतलब है इसका, ये बोल रहा है कि देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये किसी पार्टी को जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले, है ना, उतने परसेंट उसको सीट मिलती है ना। जबकि एफपीटीपी में क्या होता है, एफपीटीपी में मेजॉरिटी जो जीत गया उसको सीट मिल जाती है सारी, है ना, यही होता है। तो जैसे मान लो 100 सीट्स हैं, ठीक है, चलो 100 तो अलग हो गया, मतलब जैसे लोकसभा में 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसमें 30% किसी को सीट मिल रही है, तो ज़रूरी थोड़ी है ये कि मतलब एक होल नंबर में सीट आए, पहली बात तो, है ना। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि इसमें क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि स्टेबिलिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कि देखो आपने जो सेंटर पे सरकार है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
ठीक है। अब वहाँ पे आपको क्लियर मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि 30% वोट कांग्रेस को मिले, 20% वोट बीजेपी को मिले, है ना, और 50% वोट किसी और को मिल जाए, या ऐसे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या है, प्रपोर्शन पे मिलता है, क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन पे सीट मिलती है, तो कोई क्लियर कट मेजॉरिटी हो सकता है ना आए, समझ में आ रहा है ना। 30% बीजेपी को मिल गए, 20% कांग्रेस को मिल गए, ऐसे करते करते लोगों को मिलती जाएगी सीट्स, समझ में आ रहा है। तो सब बोलेंगे कि यार मेरा भी से है इसमें, मेरा भी 20% से है, तो कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं आ पाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसमें कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है, बिकॉज सीट्स इन द लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्ड वोट्स, है ना, जितने प्रपोर्शन में आपको वोट्स मिले हैं उस प्रपोर्शन में ही आपको सीट मिलेगी, समझ में आ रहा है। तो जैसे जो कांग्रेस का मैंने एग्जांपल दिया था, कांग्रेस ने 413 सीट्स ले ली थी, है ना, उस टाइम जब आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पे क्लियर कट मेजॉरिटी थी इसकी, कांग्रेस की, है ना। अगर यही हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करते तो सिर्फ 48% इसको सीट्स मिलती है ना, 48% अगर इसको सीट्स मिलती तो बाकी जो 52% सीट्स हैं वो किसी और को मिलती, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं यार मेरा भी सही है इसमें, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, समझ में आ रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं आ पाती और ना ही कोई क्लियर मेजॉरिटी आ पाती, समझ में आया। तो ये एफ से ये सब सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एफ से स्टेबिलिटी आ गई, है ना, तो ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं कि रिजर्वेशन कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या सीट्स रिजर्व होती हैं, हमने देखा ना कि कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन होता है, तो हम रिजर्वेशन क्यों देते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि एफ सिस्टम में और रिजर्वेशन आया क्यों, ये भी देख लेते हैं। तो एफ सिस्टम में क्या था, एफ सिस्टम में हमने ये बात किया था ना कि जो माइनॉरिटी वॉइस है वो सप्रेस हो जाती है ना, क्योंकि आपको परसेंटेज ऑफ वोट्स पे सीट नहीं मिलती है। हो सकता है बीजेपी को 30% ही वोट्स मिले हो बट उसको 100% सीट्स मिल गई, ऐसा हो सकता है। तो बाकी जो ये 70% लोग हैं इनकी वॉइस तो दब गई ना, ये लोग थोड़ी चाहते थे कि बीजेपी आए उसमें पावर में, तो इनकी वॉइस क्या हुई, इनकी वॉइस दब गई, तो माइनॉरिटी वॉइस को ये सप्रेस करता है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ जब आज़ाद हुआ स्टेट इंडिया, तब से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है, तब से बैकवर्ड क्लासेस को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना। तो इस चीज़ को हमको करना था सॉल्व, ठीक है, कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हमको हटाना था, जो कि बी आर अम्बेडकर ने बोला था ना, जब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटेगा तब तक क्या होगा, तब तक आप लोकल गवर्नमेंट को डेवलप नहीं कर पाओगे, तब तक आप इंडिया को डेवलप नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आप एक ही जगह रह के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो कहाँ से इंडिया डेवलप होगा, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को हटाना था हमको, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाना था। और कौन कौन से लोगों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता था, एस सीज़ हो गए, एस टीज़ हो गए, इनको ही पिछली नज़र से देखा जाता है ना, वुमेंस भी हो गई, है ना, ओ बी सीज़ हो गए। तो इनके लिए क्या हुआ, इनके लिए इनको बस ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए हमने क्या दिया, हमने रिजर्वेशन दिया कि भाई आप रिजर्वेशन लीजिए और आप आइए ऊपर, है ना, ताकि लोग आपकी बात सुने, आप सेंट्रल लीडरशिप में आइए ताकि लोग आपकी बात सुने और ये डिस्क्रिमिनेशन हटे, ठीक है। सो एफ में जब हमने बात किया कि माइनॉरिटी वॉइस सप्रेस हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंट सोशल ग्रुप जो है वही जीतेंगे, है ना। जो 30% लोग थे जो वोट कर रहे थे ये डोमिनेंट थे, है ना, तो यही जीत जाएंगे, समझ में आ रहा है। बाकी माइनॉरिटी वॉइस तो सप्रेस हो गई, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका तो काउंट ही नहीं आया, समझ में आ रहा है, वोट जिन्होंने नहीं दिया उनका तो काउंट ही नहीं आया, है ना। तो 30% लोग ही जीत गए, 30% लोग ही जीत गया बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कास्ट जीत रही है, समझ में आ रहा है, कोई पर्टिकुलर कास्ट को पकड़ लो और कास्ट जीत गई, ठीक है। एंड ऑपरेस सोशल ग्रुप्स में कंटिन्यू टू बी अनरिप्रेजेंटेटिव, तो जो 70% लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था उनकी वॉइस क्या हो गई, अनहर्ड रह गई, ये लोग अनरिप्रेजेंटेटेड रह गए, है ना। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के पहले क्या आया था, इंडिपेंडेंस के पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट आया था ना, जिसमें मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, इन सबको, सॉरी इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इन सबको रिजर्वेशन दिया गया था, है ना। इनको बोला था कि इनके कास्ट के लोग ही इनको इलेक्ट करेंगे, है ना। तो वो क्यों किया गया था, वो इसीलिए किया गया था कि भाई उनके प्रति वो माइनॉरिटी में थे बेसिकली, ताकि माइनॉरिटी की वॉइस ऊपर आ पाए, है ना, पूरा हिंदू मेजॉरिटी स्टेट ना हो जाए, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी एट प्रेजेंट क्या है, रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, लोकसभा में दिया हुआ है और लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया हुआ है, किसके लिए, एस सी एस टीज़ के लिए, और 2 एंग्लो इंडियंस को अपन नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में, है ना। बट ये वाला जो प्रोविजन है, जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया था उसमें इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली किसका किसका है, सॉरी एस सीज और एस टीज़ को रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिजर्वेशन दोनों में है क्या, तो बोल देना नहीं, राज्यसभा में नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ कहाँ है, लोअर हाउस में, ठीक है, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो रिजर्वेशन का कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी होता है कि यार प्रोवाइड होना चाहिए, नहीं प्रोवाइड होना चाहिए, है ना। तो अभी देखो
जब इनिशियली रिजर्वेशन आया था तब अंबेडकर जी का क्या था सिस्टम कि वो दलित्स को क्यों देना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत पिछड़े हुए थे समाज में, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उन्होंने बोला था कि 10 साल के लिए आप रिजर्वेशन दीजिए, तब तक मेरे हिसाब से कंडीशन सही हो जाएगी, है ना, तो तब आप हटा देना इसको। बट अभी तक आप देखते हो कि जो नीडेड लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है ना, जो नीडेड लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि जो वेल ऑफ लोग हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। अब देखो जैसे मैं ये बोलने का मतलब इसमें नहीं है कि एस सी या ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि जो एस सी में जैसे जो वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं आप उनको मत दीजिए रिजर्वेशन, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ना। बल्कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसे जनरल को रिजर्वेशन दे सकते हो जिनके पास फैसिलिटी नहीं है ना, जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे हैं उनको आप दीजिए यूपीएससी में रिजर्वेशन। क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, तो उसमें हम यही बोलते हैं ना कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे क्रिएट होगा, जब आप जो एक वेल ऑफ फैमिली है उसको आप रिजर्वेशन दे दोगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ी क्रिएट होगा, है ना, उसको तो ज़्यादा फेवर मिल गया। समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए बेसिकली कि आप कुछ ऐसा सिस्टम लाओ कि भाई इनकम के बेसिस पे करो। जैसे अभी 10% EWS आया था, जो कि मेरे को तो बेकार ही लगा, क्योंकि देखो उस पर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन रखा है 8 लाख का इनकम। अब मोस्ट ऑफ द लोग तो इसके अंदर ही आ जाते हैं, तो फिर से कंपटीशन बहुत बढ़ गया ये 10% में, है ना, कोई जनरल आएगा ही नहीं इसमें। तो आप उनको टारगेट करो जो एक्चुअली गरीब हैं, जो जिनको फैसिलिटीज़ नहीं है उनको आप टारगेट करो, ठीक है। आप 8 लाख की इनकम वाले को टारगेट कर रहे हो, 8 लाख की इनकम वाला काफ़ी वेल ऑफ है ना, वो कर सकता है, वो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पढ़ाई कर सकता है अच्छे से, है ना। बट जिसका जिसकी फैमिली में लोग रिक्शा पुल करते हैं, या फिर जो XYZ नौकरी करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट में काम करते हैं सर्विस देने का, तो ये सब लोगों को आपको देना चाहिए बेनिफिट। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट है बेसिकली रिजर्वेशन का। क्या मतलब होना चाहिए कि भाई सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, कास्ट बेस नहीं होना चाहिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की बात करना चाहिए, ठीक है। तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब जैसे ये मैंने बोला था कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं टोटल लोकसभा की, ठीक है। तो पूरी पूरी इंडिया को हम 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होती है, और फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी का में एक कैंडिडेट खड़ा होता है, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा एरिया कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, ये मैंने आपको बता रखा है। ये कौन डिसाइड करता है? डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करती है कि ये एरिया क्या होगा, और डीलिमिटेशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो याद रखना, डीलिमिटेशन कमीशन जो है इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। पर्पस क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन का? नाम से ही देखो समझ में आ रहा है, डी लिमिट करना मतलब कि जैसे मान लो ये पूरा इंडिया है, इसको लिमिट करना है, इसको लिमिट मतलब करना मतलब इसकी जोग्राफिकल बाउंड्री को लिमिट करना, ठीक है। तो ताकि इसका मतलब क्या होगा कि बाउंड्रीज को ड्रॉ करना और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करना, ठीक है। डी लिमिट समझ में आ गया, लिमिट करना, बाउंड्री को लिमिट करना कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। क्या काम है? ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम किसका है? डीलिमिटेशन कमीशन का, ठीक है। तो आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज द कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब एक बार आपने बाउंड्री बना दी, ठीक है, मान लो आपने ये जम्मू को अलग कर दिया, है ना, फिर यहाँ पे यूपी में इतनी सारी बना दी, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये लोग पॉपुलेशन देखते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। तो मेजर एम इसमें क्या होता है कि जो सीट्स मिल रही हैं लोकसभा में, ठीक है, वर्सेस द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो रही है वो लगभग क्या होना चाहिए? वो लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी सीट्स जितनी पॉपुलेशन में मिल रही है, मान लो 100 लोगों की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हुई एक सीट है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? फिर रीड्रॉ कर देंगे बाउंड्री, कुछ लोगों को बाहर फेंक देंगे, मतलब कुछ ऐसा बाउंड्री कर देंगे कि लोग ज़्यादा आ जाएँ या लोग कम हो जाएँ, इस टाइप से कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो बाउंड्री को रीड्रॉ किया जाता है कुल मिला के। बट बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि सीट टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो लगभग क्या होना चाहिए? वो लगभग सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? फिर डीलिमिटेशन कमीशन क्या करती है? फिर इनमें पॉपुलेशन स्टडी करती है कि कहाँ किसकी पॉपुलेशन कितनी है, और फिर क्या करते हैं ये लोग एसटीज़ की पॉपुलेशन देखते हैं, ठीक है। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में एसटीज़ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एससीज इट पिक्स, देखो दो चीज़ हैं, एक तो एसटी का है और एक एससी का है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये लोग शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे रिजर्वेशन हो रहा है? पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड हुई, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हमने पॉपुलेशन देखी, फिर हमने पॉपुलेशन देख के ये देखा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एसटी का पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने एसटी के लिए रिजर्व कर दिया, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो हो गई रिजर्व, करेक्ट।
अब शेड्यूल कास्ट में भी सिमिलर होता है, बट शेड्यूल कास्ट ना बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। शेड्यूल कास्ट ऐसा नहीं है कि कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट में ऐसा मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें देखते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है, ठीक है। फिर इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। दिस इज डन बिकॉज एससी पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। मतलब जो शेड्यूल कास्ट हैं वो तो हर जगह है ना, शेड्यूल कास्ट आपको पंजाब में भी मिल जाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएंगे, है ना। कहीं ऐसा रीजन तो है नहीं एक कि कोई भाई पर्टिकुलर रीजन में शेड्यूल कास्ट है ना। तो वो क्या करता है, डिलिमिटेशन क्या करता है कि रोटेट करता है, एक कभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्वेशन दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया, इस टाइप से। तो जहाँ भी हाईएस्ट प्रपोर्शन, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एससी पॉपुलेशन होता है उसको मिल जाता है, फिर उसके बाद अगले इलेक्शन में किसी और को मिल जाएगा, इस टाइप से होता है, ठीक है। दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन, ठीक है। तो हर बार जब डिलिमिटेशन कमीशन ये अपना एक्सरसाइज करती है कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज रिजर्व करने का, बाउंड्रीज मतलब बनाने का, तो फिर एक बार हो सकता है मान लो किसी एक एससी के ग्रुप को मिला हो रिजर्वेशन, किसी एक एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला हो जिसकी सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन थी, फिर जब दूसरी बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी तो फिर रोटेट हो जाएगा, वो किसी और को मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से एससी के लिए रिजर्वेशन होता है। एसटी के लिए समझ में आ गया। एसटी के लिए ऐसा होता है कि जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी है ना, वहाँ पर उसको रिजर्व कर दिया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एसटी के लिए रिजर्व कर दिया। एससी शेड्यूल कास्ट में भी ऐसा ही होता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट में भी ऐसा ही होता है, बट उसमें रोटेशन होता है, ठीक है। तो हर बार जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देखो, हमने ये बोला था कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर नहीं हो पाएगा, आप गन की चोट पे अगर वोट करवाओगे तो दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, है ना, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना, फ्री फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शन होना आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और सबको राइट होना चाहिए वोट करने का, जो भी एलिजिबल है। जैसे इंडिया में 18 साल के ऊपर लोग एलिजिबल है ना, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई 18 साल के ऊपर सब राइट टू कंटेस्ट होना चाहिए और राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा है, तभी हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। फ्री फेयर और पीरियोडिक इलेक्शन होता है इंडिया में, है ना। हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है। और हमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी भी मिली हुई है, राइट टू कंटेस्ट भी मिला हुआ है ना। तो ये हो गया। अब देखो, ये एज जो है 18 साल वाली, ये 18 साल के ऊपर लोग वोट कर सकते हैं। ये कौन सी अमेंडमेंट में हुआ था, ये पूछ लेते हैं। ये 61st अमेंडमेंट में हुआ था 1988 में, ये आपको याद रखना है। 61st अमेंडमेंट 1988 में जो वोटिंग एज है दैट गॉट रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, ठीक है। पहले 21 थी, 21 साल के ऊपर वाले लोग ही कर सकते थे, बट अब क्या है, अब 18 या 18 से ऊपर वाले कर सकते हैं। तो ये कौन से अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, 61st अमेंडमेंट 1988 में, ठीक है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है। ये बेसिक स्टेटमेंट है, ये डेमोक्रेसी का बेसिक स्टेटमेंट, तो ये तो पता ही होगा कि सारे सिटीजन्स वो इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं ना, और सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें देखो, खड़े होने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए, मान लो लोकसभा का इलेक्शन है, ठीक है, फिर राज्यसभा का इलेक्शन है, और ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन है, ठीक है। तो लोकसभा में कौन कौन खड़ा हो सकता है, जो 25 साल से ऊपर हो, ठीक है। राज्यसभा में कौन खड़ा हो सकता है, जो 30 साल या उससे ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है। फिर एलए भी सिमिलर काम करता है एज लेजिस्लेटिव असेंबली भी सिमिलर काम करता है एज ए लोकसभा, तो यहाँ पे भी 25 साल है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे काम करता है, राज्यसभा जैसे, तो यहाँ पे क्या है, 30 साल है। करेक्ट, समझ में आ गया, 30 साल है यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हो गया। और पंचायत में ध्यान रखना, जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं उसमें 21 साल है, ये ध्यान रखना। अगर आपको कोई बोल दे कि पंचायत के लिए 25 साल है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पंचायत के लिए कितना ईयर है, 21 ईयर, समझ में आ रहा है। और कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं, पीएम के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 35 साल है, गवर्नर के लिए 35 साल है, ठीक है। तो ये सब याद रख सकते हो, ठीक है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, लीगल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, पर्सन दैट हैज़ गॉन अंडर इम्प्रिजनमेंट। अब देखो, जो भी पर्सन इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जेल में गया है 2 या ज़्यादा साल के लिए, कोई ऑफेंस के लिए, है ना, इज़ डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये लीगल रेस्ट्रिक्शन है, समझ में आ रहा है। जो भी किसी भी पर्सन को अगर जेल हुई है 2 से ज़्यादा साल के लिए, तो वो फॉर सम ऑफेंस इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता जिसको जेल हो गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं।
जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।